अब हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है उसका मतलब देखें तो उसका मतलब उसके नाम में ही है, जो सेफ्टी की बात कर रहा है, राइट। वहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में स्टूडेंट्स जो ग्राफ आता है वो पहले हम देखते हैं, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो ग्राफ है उसके अंदर क्या होगा, तो हमें पता है कि ब्रेक इवन चार्ट जब हमने ड्रॉ किया था, तो ब्रेक इवन चार्ट के अंदर क्या हुआ था बच्चों, ब्रेक इवन चार्ट के अंदर हमें पता था कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आता था, तो क्वांटिटी रहती थी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रहती थी, जबकि वाई एक्सिस पे कॉस्ट आती थी, वाई एक्सिस पे क्या आता था, कॉस्ट आती थी, राइट। अभी उसमें क्या हुआ था कि ये जो सेल्स की लाइन है, मतलब यहाँ पे पहले हमने फिक्स कॉस्ट डाला, उसके बाद क्या होता था कि जो टोटल कॉस्ट की लाइन होती थी और सेल्स की लाइन एक अलग से आती थी, जो सेल्स रेवेन्यू दिखाती थी, वो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे ब्रेक इवन पॉइंट। वो ब्रेक इवन पॉइंट को जब हमने नीचे कैरी फॉरवर्ड किया तो एक क्वांटिटी हमें मिली जो थी Q1, जो थी Q1, उसको हमने बोला ब्रेक इवन क्वांटिटी। मतलब इतनी क्वांटिटी अगर आपने मैन्युफैक्चर कर दी और मार्केट में जाके सेल कर दी तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, राइट। प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। बट अभी स्टूडेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो उसमें क्या होता है वो अभी हमें देखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। यस, तो ये प्रॉफिट का रीजन था और ये वाला लॉस का रीजन था। तो यहाँ पे Q1 क्वांटिटी रहती थी। अगर अब हम देखने जाए तो ये वाली क्वांटिटी है, सपोज हम उसको Q2 ले रहे हैं। Q2 मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब कि ये जो भी कंपनी है आपकी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम Q2 तक है। अगर Q1 जितनी क्वांटिटी उसने बना ली, Q1 क्या है, Q1 हमें पता था कि ब्रेक इवन क्वांटिटी है, वो क्या है, ब्रेक इवन क्वांटिटी है। जबकि Q2 क्या होगा, Q2 है मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब कि ये जो Q1 वाली क्वांटिटी है वो उसने बना दी और मार्केट में सेल कर दी, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस दोनों के बीच वाली बैलेंस सिचुएशन है। जबकि Q2 क्वांटिटी अगर उन्होंने बना ली तो वो तो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो वहाँ पे अगर उन्होंने सेल किया तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट अर्न कर ही लेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज Q2 माइनस Q1। इसको हम क्या बोलेंगे, Q2 माइनस Q1। तो स्टूडेंट्स ये Q2 माइनस Q1 जो है, Q2 माइनस Q1 जो है, उस रीजन को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि जो भी बिजनेसमैन है उसका एक टारगेट तो तय ही रहना चाहिए कि उसको जो प्रोडक्शन करना है वो Q1 के ऊपर करना है। अगर Q1 से ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा तभी वो प्रॉफिट के रीजन में जाएगा। और कोई भी इंडस्ट्री है बच्चों, उसका एम क्या होता है, उसका एम एक ही होता है कि उनको प्रॉफिट करना है, उनको लॉस कभी भी नहीं करना है, राइट। तो अगर उन्होंने Q1 क्वांटिटी सेल कर दी, जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है, अगर उन्होंने वो क्वांटिटी सेल की तो बच्चों वो लोग प्रॉफिट भी नहीं करेंगे और लॉस भी नहीं करेंगे, तो फिर वो इंडस्ट्री चलाने का फ़ायदा ही क्या, राइट स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे क्या होगा, उनको Q1 से ज़्यादा क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने यहाँ तक क्वांटिटी बनाई तो भी प्रॉफिट करेंगे, यहाँ तक की क्वांटिटी बनाई तो भी प्रॉफिट करेंगे, यहाँ तक की क्वांटिटी बनाई तो भी प्रॉफिट करेंगे। तो इन हर एक रीजन में क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी उन्होंने ट्राई की है बनाना, वो डेफिनेटली उनको मार्केट में सेल तो करना ही पड़ेगा, उनको मार्केट में सेल तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉफिट अर्न होगा। बट ये वाला जो रीजन है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, और उसकी फॉर्मूला है दैट इज Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला है। अगर आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो उसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वहाँ पे अगर क्वांटिटी फॉर्म की है तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम क्या देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स उसके एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है,
उसके एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है, जो आगे जनरली हमने नीड के दौरान सभी डिस्कस कर ही लिए हैं। बट एडवांटेजेस का अलग से अगर हम टॉपिक देखना चाहें तो एडवांटेजेस में उसका फर्स्ट एडवांटेज है कि फिक्स कॉस्ट आपको मिल जाएगी, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आप ले पाओगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि वो बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए, वो आपको इससे ऊपर से पता चल जाएगा। कंपनी की सेलिंग प्राइस है वो तय हो जाती है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको आप तय कर सकते हो। उसके बाद नई मशीनरी लानी है कि नहीं लानी है वो आप इसके ऊपर से तय कर सकते हो। कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो भी आप ब्रेक इवन चार्ट ऊपर से ला सकते हो। ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको वहाँ पे मिल जाती है, जो आपको पता है कि जो इतनी क्वांटिटी अगर आपने सेल की तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अब बात करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। While you are making break even chart, there are certain assumptions which should be kept in your mind. आपको पता है कि वो आपको ध्यान में रख के ही चार्ट बनाना है। तो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें अगर आपको डिवाइड करना है तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेक इवन चार्ट में सिर्फ दो ही कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सारी कॉस्ट को आपको अगर इन दोनों में डिवाइड करना है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। उसके बाद आता है कि सेलिंग प्राइस फिक्स रहती है। वो उसी दौरान हमने बात की थी कि सेलिंग प्राइस फिक्स करना वो पॉसिबल नहीं होता, इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीजन मार्केट प्राइस आपकी प्रोडक्ट की जो होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, राइट। तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करना भी बहुत टफ है। उसके बाद अगर बात करें तो नो इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। नो इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ड्यूरिंग अ ईयर अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आपको मिल गई तो वो आपको लेनी ही लेनी है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं करना वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद होता है एक और डिसएडवांटेज, दैट इज़ ब्रेक इवन चार्ट इज़ मेड फॉर ओनली वन प्रोडक्ट। तो वो भी थोड़ा टफ है, क्योंकि कंपनी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो। कंपनी में क्या होगा, कई सारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये वन प्रोडक्ट वाला जो फंडा है वो भी आपको तय करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग चार्ट बनाना पड़ता है। So these are the disadvantages of break-even analysis. If you like my videos, then please like, share and subscribe Dhaval Shah Engineering. Thank you.